Assalamualaikum students, welcome to biology with Medico. Today we are going to start a new chapter number 3, coordination and control. So what do you mean about coordination? Coordination is defined as the process where different units and different systems work together to perform a meaningful function. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो जब साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके इंटरकनेक्टेड होकर वो जब वर्क करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। सो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हर ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ टास्क करने होते हैं, वेरियस टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, जो कि वो अचीव भी करते हैं अपने टास्क को। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, इंटरेक्शन करनी पड़ती है डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन्स की हमारी बॉडी के अंदर, तभी जो है वो एक प्रॉपर एक्टिविटी जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है, प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। क्या आपका एक्सीडेंटली से किसी गर्म हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगा, टच हुआ है, तो आपने क्या किया? आपने सडनली अपना हाथ उस हॉट ऑब्जेक्ट से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको वो हॉट लगा। तो ये सडन वाले एक्शंस होते हैं, जल्दी करवाने वाले एक्शंस होते हैं, ये सारा तभी परफॉर्म होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलजुल के कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं। तो आप जल्दी से अपना हाथ उस गर्म ऑब्जेक्ट से हटा देते हो। तो डू यू नो हाउ एंड वाई यू डिड दैट? तो आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कंडीशंस हमेशा सेम नहीं होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो जो इन्वायरमेंट में कंडीशंस होती हैं वो हमारी बॉडी की कंडीशंस को चेंज करती रहती है, हमारी बॉडी की कंडीशंस को चेंज करती रहती है। तो इसलिए ही जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस और हमारे इंटरनल कंडीशन इंटरकनेक्टेड होती है, इसकी वजह से सारी जो है वो कंडीशंस परफॉर्म होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग कंडीशन, जो चेंजिंग कंडीशंस होती रहती है इन्वायरमेंट में, उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। तो यही जो एडजस्टमेंट होती है वो तभी पॉसिबल होती है जब हम बाहर के कंडीशंस को डिटेक्ट कर पाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे। जो इश्यूज़ हैं वो कमांड है, अगर हमारी बॉडी वो टेक कर पाती है, वो कमांड को एक्सेप्ट करती है, तभी ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन होती है। सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं करते, बल्कि ये बाकी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए भी ये सारी चीज़ें करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ फंक्शन सिस्टम जो है वो जब एक साथ काम करते हैं मिलजुल के, तो वो एक मीनिंगफुल फंक्शन दिखाते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कोऑर्डिनेशन की, तो इसमें आ जाएगा हमारा थोरेसिक कैविटी की अगर हम बात करें तो उसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम ये एक फंक्शन है। ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म हुआ? इसमें हमारे पास ट्रेकिया भी आ गया, लंग्स भी आ गया, हार्ट भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। तो इसके जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वो भी एक फंक्शन है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें, पेनक्रियाज वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स मिलजुल के काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। नाउ स्टिमुलस कोई भी चेंज को कहते हैं हम, मीन्स कि ये कोई एक तरह का फैक्टर है, रिफ़र करते हैं इस फैक्टर्स को जो चेंज कॉज करते हैं, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में। तो जो चेंजिंग आती है वो स्टिमुलस कहलाती है। तो अब चेंजिंग को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स का। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन एक मेन 5 रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। आई हो गया, नोज़ हो गया, ईयर्स हो गए और टंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास, टच हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आई, यहाँ पे है एग्जाम्पल में रिसेप्टर्स दिए गए, आई और फोटो रिसेप्टर्स। यहाँ पे आइज़ और नहीं होगा, आइज़ खुद जो है फोटो रिसेप्टर नहीं है, आइज़ के पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। आइज़ जो है वो खुद एक फोटो रिसेप्टर्स नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे आप आइज़ हैव फोटो रिसेप्टर्स।
आइज़ का एक पार्ट होता है रेटिना, जिसको हम पर्दा कहते हैं। उसमें 2 सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। वही जो है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। उन्हीं के पास फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, मीन्स के लाइट को डिटेक्ट करना, सेंसिटिव लाइट को। जब वहाँ पे वो रेटिना पे वो जब लाइट लगती है फिर ही हमें दिखाई देता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आइज़ आर फोटोरिसेप्टर्स, आइज़ के पास जो है फोटोरिसेप्टर्स होते ही, आइज़ हैव। अब यहाँ पे ईयर्स आर, यहाँ पर भी हैव होगा। ईयर का एक पार्ट है, उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, साउंड रिसेप्टर्स। वहाँ पे जब ये साउंड लगती है और फिर हमें जो है वो सुनाई देती है। ईयर्स खुद जो है साउंड रिसेप्टर्स नहीं है। नोज इज कीमोरिसेप्टर्स, इस नहीं होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। नोज़ के पास भी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं फॉर गैसेस को इनहेल करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए। टंग के पास भी कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। टंग हैज़ कीमोरिसेप्टर्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, जो भी चीज़ें खाते हैं सॉलिड हो या लिक्विड हो तो उन सबको अटैक करते हैं टंग से। तो वो कीमोरिसेप्टर को टेस्ट करके करते हैं, तो वहाँ पे वो रिसेप्टर्स मिल जाते हैं कीमोरिसेप्टर्स। जिसके नोज़ और टंग के अंदर दोनों रिसेप्टर्स सेम होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर कि स्टिमुलस इज इक्वल्स टू हीट। अगर चेंज आता है कि हमारा कोई हाथ हीट पे लग जाता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं वेवलेट्स को, हम जल्दी से जो है वो उस चीज़ से हाथ हटा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, या हम अपने जिस रूम में बैठे हैं, या गर्मियों के मौसम में भी जिस रूम में बैठे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमारा फ़ैन ऑन है, गर्मियों का मौसम है तो फ़ैन ऑन होगा, ठीक है। तो रूम का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम फ़ैन बंद कर दें तो क्या होगा? फ़ैन अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजिंग आएंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा, और जब चेंज आएगा इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। तो वहाँ पे चेंज को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। उनको हम कहते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे तो उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और जो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो जब चेंज करेंगे तो इस चेंजिंग को हम कहते हैं स्टिमुलस, कि वो चेंज ला रहे हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या है? ये एक तरह का चेंज होता है एनवायरनमेंट के अंदर जो कि डिटेक्ट किया जाता है एक सेंसरी ऑर्गन से, और फिर इसका रिस्पॉन्स किया जाता है। अब रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस का जवाब है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी होती है जो परफॉर्म होती है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसको मतलब कि स्टिमुलस या और स्टिमुलाई को हम पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गए, उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। वो इफेक्टर्स जो है वो फिर रिस्पॉन्स करवाते हैं। अगर हमें मसल्स का रिस्पॉन्स होना चाहिए तो मसल्स रिस्पॉन्स कराएंगे, अगर ग्लैंड्स का रिस्पॉन्स होना चाहिए तो फिर वो ग्लैंड्स ही रिस्पॉन्स करवाएंगे। वो किस तरह का होगा? जब चेंजिंग आएगी। अब चेंजिंग किस तरह आएगी? फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है तो मीन्स कि टेम्परेचर में चेंज आया है, और वो चेंज को डिटेक्ट करेंगे थर्मोरिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल थर्मोरिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे थर्मोरिसेप्टर्स जो है वो यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर में जो है वो चेंज आया है, तो वो डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर्स आएंगे, वो थर्मोरिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेंगे, फिर वो मैसेज भेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर एक ब्रेन का पार्ट ही है, इसको हम कहेंगे कि पढ़ने वाला, ठीक है। जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो उसको पढ़ेगा और उसका रिस्पॉन्स करवाएगा। रिस्पॉन्स क्या होगा? इफेक्टर्स पढ़े हमने कौन से? 2 होते हैं, एक मसल होता है, दूसरा ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूलेटर क्या कहेगा कि रिस्पॉन्स करवाएगा क्या? क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है तो रिस्पॉन्स क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, तो इफेक्टर्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे, इफेक्टर्स जो है वो स्वेटिंग करवाएंगे, और रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा? यहाँ पर स्वेटिंग हमारे पास रिस्पॉन्स होगा। ये एरो इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, एरो इस तरफ है। अब रिस्पॉन्स हमारा स्वेटिंग हो गया। अब इफेक्टर्स क्या हैं कि एक्चुअल जो एक्शन परफॉर्म करवाया है ना वो इफेक्टर्स ने करवाया है, क्योंकि हमें क्या था? टेम्परेचर बढ़ गया था, स्वेटिंग करवानी थी। स्वेटिंग के लिए इफेक्टर्स
काम करेंगे यहाँ पे। तो ग्लैंड्स ने स्वेटिंग करवाई और रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन किसने करवाया, मतलब कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ने करवाया। पर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने दो फीडबैक सिस्टम पढ़े, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे जो फीडबैक सिस्टम होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में जब चेंज आता है तो उसमें डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कराना होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो उसको डिक्रीज़ करवाया जाएगा, तो वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हमने डिक्रीज़ करवाया स्वेटिंग करवा के, तो यहाँ पे चेंज आया। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्स एक्टिविटी का है कि किस तरह से रिस्पॉन्स होता है। फर्स्टली स्टिमुलस होता है, चेंज आता है, रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं मॉड्यूलेटर के पास, वहाँ पर फैक्टर्स काम करते हैं और फिर रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स करवाया जाता है फीडबैक सिस्टम के ज़रिए। सो नाउ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये दोनों कोऑर्डिनेशन जो है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ही जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। तो पहले हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये स्पेसिफिक रिलीजिंग करते हैं, मतलब कुछ ऐसे ग्लैंड्स और हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, मॉलिक्यूल्स को, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं बाय द स्पेशल सेल्स, जिनको हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये केमिकल मैसेज है। हार्मोन मतलब कुछ डायरेक्टली होते हैं और ये जो है वो केमिकली रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिमुलेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं, मीन्स कि उनमें चेंज भी लाते हैं और उनको रोकते भी हैं, उन सेल्स और उन टिश्यूज़ को हमारी बॉडी के अंदर जिनका वर्क करवाना होता है। जो उनका टारगेट ऑर्गन होता है हार्मोन्स, वहाँ पे जाके वर्क करवाते हैं, वहाँ पे ही केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं। द टारगेट सेल्स, उनके टारगेट सेल्स होते हैं, मस्ट हैव रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स, उनके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स के स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स, उनके पास स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स को सिग्नल करने के लिए कि यहाँ पे नीड है कि वहाँ पे नीड है। ठीक है, तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो लोअर एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो सिंपल प्लेन्स होती है और स्मॉल साइज़ होती है। एक ह्यूमंस की तरह बड़ी साइज़ नहीं होती, और हम जो है वो हायर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स नहीं है, तो इसलिए इनमें सिर्फ लोअर कोऑर्डिनेशन, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो लोअर एनिमल्स में होगी, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों जो है वो हायर एनिमल्स में होती है, और हायर एनिमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन ये एक एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की, जो एनिमल्स में ज़्यादातर आती है। इसमें क्या होता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। न्यूरॉन्स इनका यूनिट है जो पूरी बॉडी को वर्क करवाते हैं, वो सारे डिपेंड करता है न्यूरॉन्स के ऊपर। न्यूरॉन्स तभी जो है वो स्टिमुलेट करते हैं जब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं जो उनको जनरेट करवाया जाता है। ये एक केमिकल के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो यही सिग्नल जो है वो बहुत ही रैपिड काम करते हैं, बहुत ही तेज़ से चलते हैं, तभी तो हम एक रैपिड एक्शन जो है वो जल्दी जल्दी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम गाड़ी के आगे खड़े हैं और स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो हम जो रिस्पॉन्स यहाँ पे कर रहे होते हैं डायरेक्टली, हम नहीं स्लो करेंगे कि गाड़ी आए, तो हम खड़े नहीं रहेंगे। एक फुल स्पीड से जब गाड़ी आती है तो आप जल्दी से रिस्पॉन्स करते हो और आप लोग हट जाते हो। ये जो है वो जल्दी से फास्ट रैपिड एक्शन करवाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, और इस प्रोसेस को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस तरह से ये दोनों नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया। सबसे फर्स्ट है कि एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है वो न्यूरॉन्स करवाते हैं, और इसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो सेंसरी सेल्स होते हैं, वो उनको हम जो है ग्लैंड्स का नाम भी देते हैं। वो जो स्पेशल सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करवाते हैं, और फिर वो जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं और केमिकल्स को रिलीज़ करके वो प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। सेकेंड है सिग्नल टाइप। इनका जो सिग्नल टाइप है, मतलब सिग्नल क्या होगा कि रैपिड एक्शन करवाने के लिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, और इनका जो सिग्नल टाइप होगा वो प्योरली केमिकल होगा। मीन्स कि उनका इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, इनका सिर्फ प्योरली केमिकल होगा। और ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो रैपिड एक्शन करवाती है, और ये स्लोअर इन एक्शन है। मीन्स कि जल्दी गाड़ी है और जल्दी से हट गए। स्लोअर एक्शन
जो प्लांट्स मूवमेंट करते हैं बिल्कुल स्लो स्लो स्लो, ठीक है, तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गए। तो उसमें अब जल्दी एक्शन, रैपिड एक्शन करवा रहे हैं तो मीन्स की जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत ही शॉर्टर रिस्पॉन्स में होगा, मीन्स के बहुत शॉर्टर, मतलब फटाफट सारा काम हो गया। और यहाँ पे क्या होगा कि रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा रिस्पॉन्स करवाने के लिए। नर्वस सिस्टम एक एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एक प्रिमिटिव टाइप है, मीन्स कि एक पुरानी टाइप है, ओल्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन की। ये सिर्फ एनिमल से रिलेट करती है और ये सारे ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है, जैसे प्लांट्स हो गए, उसके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स हो गए, लोअर एनिमल्स जैसे अमेबा हो गया, बैक्टीरिया हो गए, सारी चीज़ें जो है वो केमिकल कंडीशन में आ जाती हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स केमिकल कंडीशन, लोअर एनिमल्स हैं सारे। इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स कि जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे न्यूरॉन ख़त्म होता है तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जो है वो शुरू होता है, जो इसका मैसेज है ना वो यहाँ तक होगा। न्यूरोट्रांसमीटर बीच में होते हैं जो कि यहाँ के मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के पास ट्रांसमिट करते हैं। तो मीन्स के नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करना भी जो है वो इसमें आ जाता है। तो मीन्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी को नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं ताकि मैसेज जो है वो जल्दी से आगे आगे दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाता जाए। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह से हार्मोन्स आते हैं, वर्क करवाते हैं कि कहाँ पे जो है वो हमें वर्क करवाना है, पेनक्रियाज में जाना है या किसी और ऑर्गन में जाके हमें हार्मोन्स को रिलीज़ करना है ताकि वहाँ पे हम जो है वो केमिकल्स को रिलीज़ करके जो है वो फंक्शन को परफॉर्म कर पाएँ। तो ये दोनों डिफरेंस था नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का। अब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के अंदर। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोकैरियोट हो गए, प्रोकैरियोट में हम कहते हैं प्रो मीन्स फॉल्स और कैरियोट न्यूक्लियस। इस प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा प्रोटोजोआ की बात करें तो एक प्राइमेटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें जो कि जैसे कि एनिमल्स हैं लेकिन वो प्लांट्स की तरह वर्क करते हैं तो उनको हम जो है वो अल्जी कहते हैं। फंजाई हो गया और प्लांट्स वगैरह हो गए, सारे जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिग्नल करवा के जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। अब कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं उनकी मूवमेंट्स को, उनकी ग्रोथ को, उनकी मेटाबॉलिज्म को, उनकी रिप्रोडक्शन को। उनमें क्या होता है, केमिकल्स की नीड होती है तो वो सारा हार्मोन्स परफॉर्म करवा रहा होता है। तो एग्जांपल अगर बात करें टच मी नॉट की, टच मी नॉट एक ऐसा प्लांट होता है जिसको टच करने से वो क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि वो क्यों क्लोज होता है, क्यों फोल्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो टर्गर प्रेशर है, वाटर पोटेंशियल है, वाटर जो है वो कम हो जाता है टच करने से, तो इसीलिए वो बंद जाते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल के बाद, मतलब थोड़ी सी देर के बाद वो वापस अपनी ही पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं जब हम उसमें से हाथ हटाते हैं। मीन्स कि उनका प्रेशर जो टच है वो उनके स्टिमुलेट को सर्व करता है। जब हम हाथ रखते हैं तो वो क्लोज आता है, वो रिस्पॉन्स करता है, वो लीव्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, और जब हाथ हटाते हैं तो वो लीव्स खुल जाती हैं, अपनी कंडीशन में आ जाती हैं, क्योंकि उनका प्रेशर वापस अपने मेंटेन हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है। अगर हम दूसरे रिस्पॉन्स की बात करें जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गई और दूसरी सिक्रेशंस हो गई, जैसे हार्मोन्स की सिक्रेशन हो गई जो कि सिक्रेटरी सेल्स उनको सिक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह तक, मीन्स कि एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन तक, जो उनका टारगेट ऑर्गन है उस ऑर्गन तक ले जाना, वहाँ पे वर्क परफॉर्म करवाना, वो वहाँ पे जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स को अपने टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाना, ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो अगर हम ऐसी बात करें कि फैसिनेटिंग मूवमेंट, अगर हम बात करें कि सन है, सन के डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है वो मूव करती रहती है, वो सनफ्लावर है। सनफ्लावर प्लांट्स हैं ये, तो यहाँ पे जो है वो बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, जो कि सनफ्लावर सन की डायरेक्शन, सन जहाँ भी मूव करता है वहीं पे ही इनकी जो है वो डायरेक्शन होती है। अब इनके पास जो है वो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स जो है वो उनमें भी एक हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सिन्स कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, उनमें एक हार्मोन आता है जिसको हम ऑक्सिन्स कहते हैं। तो ऑक्सिन्स यहाँ पे मौजूद होता है। अब देखिए, सन की जहाँ डायरेक्शन होती है वहीं पे ही इस सनफ्लावर की डायरेक्शन होती है।
अब लेकिन इसका जो बैक पार्ट है जहाँ पे सन की लाइट नहीं जा रही, तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ किस तरह से होगी, क्योंकि ये तो सन के साथ ही मूव कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक ही जगह पे रुके होते हैं, तो सन जिस डायरेक्शन में जाए तो वो फ्लावर को हर डायरेक्शन में जो है वो लाइट पहुँचाएंगे, तभी जो है वो उनकी ग्रोथ हो पाती है। लेकिन अब ये सन के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स कि जो उनका चेहरा है वो इनका जो फेस है वो सन की साथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनकी जो पीछे साइड है तो वहाँ पे तो जो है वो शेडो है, तो वहाँ पे किस तरह से जो है वो उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी, इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी, तो ये ग्रोथ किस तरह से होगी। तो वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं और ये एट द टीप होते हैं, मतलब हाई पे होते हैं, एपेक्स पार्ट में होते हैं ऑक्सीजन्स। वहाँ पे फिर वो शेडो एरिया में वो उनकी रैपिडली ग्रोथ करवाते हैं। देखो ऑक्सीजन्स हैं, इट कॉजेस रैपिड सेल ग्रोथ, सेल की जो है वो वहाँ पे रीजन शेडेड रीजन में, प्लांट की शेडेड रीजन में वो सेल की ग्रोथ करवाते हैं। तो मीन्स कि इस तरह से लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह से प्रोसेस परफॉर्म होता है। मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, लोअर कोऑर्डिनेशन जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।